मित्रों नमस्कार। मैं डीपी अंगबार अपने यूट्यूब चैनल टीपी फॉरेंसिक लैब में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं डिस्कस करूंगा कि आईआर स्पेक्ट्रा को कैसे इंटरप्रेट किया जाए, क्योंकि जैसा कि हमें मालूम है हम फॉरेंसिक लैब में एफटीआईआर का जब इस्तेमाल करते हैं और आईआर स्पेक्ट्रा लेते हैं, चाहे वो ड्रग्स आइडेंटिफिकेशन के लिए हो या दूसरे सैंपल एनालिसिस के लिए हो, जैसे कि पेंट सैंपल्स है, तो कभी कभी हमें कंपाउंड को आइडेंटिफाई करना पड़ता है और कभी कभी हमें जो है दो सैंपल्स हैं उनको कंपैरिजन करना पड़ता है, मैचिंग करना पड़ता है कि वो सेम है या नहीं है। तो जो आईआर स्पेक्ट्रा है उसको इंटरप्रेट करना हमें आना चाहिए कि ये किस हिसाब से इसके पीक्स आती हैं, कहाँ से कौन सी पीक्स कितने पे आती है, उसके बारे में हमें थोड़ा बेसिक ज्ञान जरूर होना चाहिए। हाँ, ये ज़रूर है, ये फार्मास्यूटिकल्स में जहाँ की ग्रुप आइडेंटिफिकेशन करते हैं उनको बहुत डीप नॉलेज होना चाहिए ये, क्योंकि वो एक एक ग्रुप कहाँ कहाँ अटैच्ड है, मेटा पे अटैच्ड है ये या किस पे अटैच्ड है ये, उस पर भी डिपेंड करता है उसका ये पूरी प्रॉपर्टीज। लेकिन हाँ, फिर भी फॉरेंसिक पर्पस के लिए फिर भी हमें थोड़ा बहुत तो ज्ञान होना चाहिए कि पीक्स कैसे बनती हैं और कौन सी पीक्स कहाँ पर आती हैं। तो इस वीडियो में मैं समझाने की कोशिश करूँगा इन पीक्स के बारे में। तो हम ये देखते हैं कि ये जो आईआर स्पेक्ट्रा है ये दो मोड में रिकॉर्ड किया जाता है, ट्रांसमिशन और ऑब्जर्वेंस। When a chemical sample is exposed to a IR light, it can absorb some frequency. It can absorb some frequency and the remaining is transmitted. So detector is detect only the transmitted light. ये and अगर ये जो टोटल फ्रीक्वेंसी पड़ रहा है और कितनी इसमें ट्रांसमिट हो गया इसको माइनस कर दें तो हमें मिल जाएगा कि इस सैंपल ने कितनी फ्रीक्वेंसी को, कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी को ऑब्जर्व किया है। तो एब्जॉर्बेंस मोड में भी स्पेक्ट्रा निकाला जाता है और ट्रांसमिटेंस मोड में भी स्पेक्ट्रा जो है वो डिस्प्ले करते हैं ये। हाँ, ये जैसे स्पेक्ट्रा है ये ट्रांसमिशन मोड में है ये कॉमनली इस्तेमाल होता है जो हमारी सारी जो केमिस्ट्री की या बुक्स हैं, स्पेक्ट्रोग्राफी की बुक्स हैं, उसमें जो स्पेक्ट्रा मिलेगा रेफरेंस के लिए, कंपैरिजन के लिए लाइब्रेरी में, वो ट्रांसमिशन मोड में ही मिलता है। जैसे कि इसमें दिखा रखा है ये स्पेक्ट्रा ट्रांसमिशन मोड में है, ये एक्स एक्सिस है, इसमें वेव नंबर है और ये यहाँ पर ये जो है ट्रांसमिशन परसेंटेज है ये, ठीक है। इसका जस्ट इसका उल्टा होता है, ये ऑब्जर्वेशन मोड में है। ये सब कुछ इस फ्रीक्वेंसी पे ये ट्रांसमिशन है, ये इस ट्रांसमिशन पहले 100% था यहाँ पर ही, लेकिन इस फ्रीक्वेंसी पे है उसने उस फ्रीक्वेंसी को ऑब्जर्व कर लिया। ऑब्जर्व करने के बाद में क्या होगा, वो एब्सेंस हो जाएगा। तो ट्रांसमिटेड लाइट है उसकी इंटेंसिटी वहाँ डाउन हो जाएगी, तो ये ट्रांसमिटेंस देखो यहाँ पर ये डाउन हो गया ये, ठीक। इसका जस्ट उल्टा कर देंगे तो ऐसा स्पेक्ट्रा आएगा ये ऑब्जर्वेंस मोड में है। इसका मतलब इतनी फ्रीक्वेंसी को इस सैंपल से ऑब्जर्व किया है, या तो हम ऐसे कह देंगे जो ये, तो ये दिखाने का तरीका है। लेकिन हाँ, जो जैसे बुक्स में या लाइब्रेरी में है वो ट्रांसमिशन मोड में ही स्पेक्ट्रा हमको देखने को मिलता है। अब ये बात आती है कि नेचर ऑफ द पीक्स जो बनती हैं उनकी क्या क्या नेचर होती है। तो अगर इसकी इंटेंसिटी वाइज देखें तो यहाँ ये 3 टाइप की पीक्स बनती हैं। ये एक वीक होती है, एक मीडियम और स्ट्रॉन्ग। जो स्ट्रॉन्ग पीक है वो तकरीबन ट्रांसमिटेंस जो स्केल है ये पूरा उसको कवर करता है ये, और जो मीडियम है वो लगभग आधा, लगभग 50% ट्रांसमिटेंस होता है, और ये लगभग जो है 1/3 के आसपास ये जो है वो वीक पीक मानी जाती है ये। दूसरा, अच्छा इसका शेप कैसा होता है इसका, ये शेप जनरली 2 टाइप का होता है, एक नैरो और एक ब्रॉड। ये ब्रॉड जो है एक पीक के बारे में ये दिखाया गया है, ये OH बॉन्ड की ब्रॉड पीक के बारे में, ब्रॉड बैंड पीक को दिखाया गया है ये। अच्छा, अब दूसरा बात आती है कि ये जो आईआर स्पेक्ट्रा क्या सारे मॉलिक्यूल्स
का प्राप्त होता है ये? नहीं, ऐसा नहीं है। जो कंपाउंड, जिन कंपाउंड में पोलरिटी होती है वो कंपाउंड ही आई आर को एब्जॉर्ब करते हैं। जिसमें पोलरिटी नहीं होगी वो आई आर को एब्जॉर्ब नहीं करेंगे। इसका मतलब है वो आई आर इनएक्टिव एलिमेंट कहलाएंगे ये। जैसे अगर यहाँ दिखा रखा है ये हाँ, द इंटेंसिटी ऑफ द बॉन्ड डिपेंड ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ द डाइपोल मोमेंट। उनका डाइपोल मोमेंट कितना है, ज़्यादा होगा तो ज़्यादा होगा, कम होगा तो कम होगा। जो ये जैसे दिखा रखा है ये स्ट्रॉन्ग है, ये डाइपोल मोमेंट ज़्यादा है, ये इसका मीडियम है और इसका वीक है, और इसमें पोलरिटी है ही नहीं तो डाइपोल मोमेंट होगा ही नहीं। बिल्कुल देखो ये CH3 बिल्कुल बैलेंस में है ये, इसमें पोलरिटी नहीं है ये। ठीक है, तो पोलरिटी नहीं होगी तो ये आई आर को एब्जॉर्ब नहीं करेगा ये। तो एक तो ये बात हुई। और दूसरी अब बात आती है कि हमें तो थोड़ा पता होना चाहिए कि वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या है और ये किन किन बातों पर डिपेंड करता है। तो इसको समझने के लिए हम नॉर्मली हुक्स लॉ को इस्तेमाल कर सकते हैं। हुक्स लॉ में या हुक्स प्रिंसिपल में दिखाया गया है, हम इसको मान सकते हैं कि ये दो एटम है वो एक स्प्रिंग से जुड़े हुए हैं ये। और जब इसमें ये वाइब्रेशन होता है तो उसका वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी या वेव नंबर वो इस फार्मूले से दी जा सकती है, बी बार या न्यू बार इज इक्वल टू 1/2πc या कांस्टेंट √k अपॉन म्यू, where mu is equal to reduce mass m1 m2 upon m1 plus m2, or we can write formula in this way, f upon m1 m2 upon m1 into m2। so इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, ये जो फ्रीक्वेंसी है एक तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द k है फोर्स कांस्टेंट। अगर फोर्स कांस्टेंट ज़्यादा होगा तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, कम होगा तो कम होगी, और ये फ्रीक्वेंसी म्यू के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो मास जो होता है हालांकि रिड्यूस मास है, इसमें m1 m2 ऊपर आता है और m1 प्लस m2 नीचे आता है ये, राइट। तो ये जो लोग m1 m2 तो इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है ये। मास ज़्यादा होगा फ्रीक्वेंसी कम होगी, और मास कम होगा तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, जैसा कि हम यहाँ पर अब देखेंगे जी। तो जैसे कि बताया बॉन्ड लेंथ, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड स्ट्रेंथ के। जैसे हमने पिछले फार्मूले देखा, अभी जो पिछले फार्मूले में देखा ये के डायरेक्ट है, ये अगर के ज़्यादा है तो फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होगी। तो जैसे कि यहाँ इस केस में देखें C ट्रिपल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C और C सिंगल बॉन्ड C, तो ये वीक है, यहाँ पर के की वैल्यू कम है ये, या के की वैल्यू उससे ज़्यादा है, और यहाँ पर के की वैल्यू और ज़्यादा है, इसलिए इसी की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है ये। अगर इन सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की बात करें केवल 2 कार्बन एटम की, तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ पर डिपेंड करती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये। दूसरा मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जैसा कि फार्मूलों में अभी हमने दिखाया ये। अगर मास ज़्यादा होगा तो फ्रीक्वेंसी कम होगी। जैसे अगर यहाँ पर हम बात करें ये CH बॉन्ड है, CC बॉन्ड है, यहाँ से इधर देखेंगे तो इसके मालिक्यूल, दोनों जो मालिक्यूल्स हैं उनका वेट बढ़ रहा है। देखो C तो कांस्टेंट है समझिए, लेकिन H से ज़्यादा C से ज़्यादा O से ज़्यादा Cl से ज़्यादा Br से ज़्यादा I, तो कंबाइंड मिला के इसमें जो है ये मास जो है बढ़ रहा है। तो मास बढ़ने का मतलब क्या हुआ, देखो फ्रीक्वेंसी जो है वो कम हो रही है, जो उसकी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी है वो कम हो रही है ज़्यादा मास की होने की वजह से। वैसे भी हमें पता है हल्की चीज़ होती है वो ज़्यादा वाइब्रेट करती है, भारी चीज़ वाइब्रेट कम करती है, तो मास ज़्यादा होगा तो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी कम होगी। ठीक, और एक पर डिपेंड करती है कि हाइब्रिडाइजेशन, ये अगर हाइब्रिडाइजेशन जैसे इसमें दिखा गया, हाइब्रिडाइजेशन अफेक्ट द बॉन्ड स्ट्रेंथ और द फोर्स कांस्टेंट, ये फोर्स कांस्टेंट को पर डिपेंड करता है और उसको किस हिसाब से वेरी करती है। देखिए sp हाइब्रिडाइजेशन, sp1 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, एक कम हो गए, इसका मतलब ये sp2 या sp3 कितना है, इसका फोर्स कांस्टेंट कम है ये, और ये डिस्टेंस देखिए, डिस्टेंस बढ़ गया 1.5 एंगस्ट्रॉम CC के बीच में। यहाँ ये डबल बॉन्ड था, ये sp बॉन्ड 2
तो यहाँ पर डबल बॉन्ड है, इसकी ये लेंथ जो क्या है कम हो गई है थोड़ी सी, 1.3 एंगस्ट्रॉम ये, और इसकी और थोड़ी कम है इसमें ये। तो इस हिसाब से भी ये जो है वेरी करता है। और भी कई फैक्टर हैं इसको अफेक्ट डालने के लिए डालते हैं वाइब्रेंस फ्रीक्वेंसी पर, जैसे कपलिंग इंटरेक्शन हो गया, फर्मी रेजोनेंस है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट है। इन बातों पर भी डिपेंड करता है ये, ठीक है। जैसे कि अगर हम कपलिंग की बात करें तो यहाँ पर एक ये CH, इसमें एक CH खाली बॉन्ड है, ये इसमें CH दो है, दो ये H, ये H, और ये एसिमेट्रिक है। इसमें वाइब्रेशन सिमेट्रिक वाइब्रेशन और ये एसिमेट्रिक वाइब्रेशन। ये तो एसिमेट्रिक वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, सिमेट्रिक वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी वो कम होती है। ये दोनों वाइब्रेशन हालांकि दोनों में ये इसमें जो है, लेकिन एसिमेट्रिक जो होगा वो उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। तो इन बातों पर भी फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है। इतनी पहले इस वीडियो में मेरा इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। अगर कोई जानकारी ठीक लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए ये वीडियो बनाने का मकसद क्या है मेरा, ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जो मेरी नॉलेज है, जो मैंने पिछले 34 साल में सीखा है, मैंने IR पे भी अपने पेपर निकाले हैं, ये उसको आम जो हमारे फॉरेंसिक से जुड़े हुए मित्र हैं, जो स्टूडेंट हैं या वो हैं, ये तो मेरी नॉलेज को मतलब मैं उसको शेयर करूं तो वो कुछ सीखें। यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी वीडियो भी बनी हुई है, ऐसी बात नहीं है ये, लेकिन फॉरेंसिक पर्पस के लिए मैं इसका इस्तेमाल फॉरेंसिक पर्पस के लिए करना जा रहा हूँ। अभी तो मैंने केवल ये थोड़ा सा पीक के बारे में बात किया है, फिर सैंपल को इंटरप्रेट करने के बारे में बताऊंगा। ये कि जैसे अगर पेंट सैंपल है, क्योंकि हमें पीक्स के बारे में ज्ञान होना चाहिए। ये कोई अगर न्यूसेंस पीक आ रही है, कोई मॉइस्चर की पीक आ रही है, और हम उसको कह रहे हैं कि ये तो मैच कर रही है, ये जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की पीक है एटमॉस्फेयर में होती है, ये उसके पीक को, तो हमें पीक के बारे में नॉलेज होना चाहिए। तो पीक के बारे में नॉलेज होगा तभी हम जो है सैंपल को आइडेंटिफाई कर पाएंगे, या दो सैंपल को जो है ये उसको डिस्टिंग्विश कर पाएंगे या मैचिंग कर पाएंगे। थैंक यू।